आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना। हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मनी मैनेजर में। मेरा नाम नितिन ठाकुर। और जब कोरोना आया तो लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे, और अभी भी हैं, क्योंकि कोरोना जब आता है तो अपनी जद में तो लेता ही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां लाता है। और पिछली बार तो हमने बहुत सारी नई नई बीमारियों के नाम भी सुने थे। इनफैक्ट कुछ पुरानी भी थी, लेकिन उनके नाम हम सुनते नहीं थे। तो कोरोना अपने साथ लाया था। हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इलाज में अपना सब कुछ लगा दिया, पूरी सेविंग्स लुट गई, कर्ज लेने पड़े, और कुछ एप्लीकेशंस भी अचानक से नमूदार हो गई थी जो औने पौने ब्याज पर कर्ज देती थी। और उसके बाद फिर एक लंबा सर्कल था कि वो किस तरह से आती हैं, अपना पैसा मारपीट करके भी वापस लेना चाहती हैं। तो कुल मिलाकर माहौल काफी नेगेटिव था, क्योंकि लोग बीमार थे और हर कोई इलाज के लिए कहीं से भी पैसा जुटाना चाहता है, खर्च करता है। तो आज का मनी मैनेजर बेसिकली इसी बारे में है, क्योंकि कोरोना कहीं गया नहीं, बीमारियां कहीं गई नहीं। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से निपटने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी इकोनॉमिक हेल्थ ना बिगड़े। तो आज बात हेल्थ इंश्योरेंस की होगी। और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कई सवाल आए थे कई बार से हमारे सुनने वालों के। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कभी मुकर जाती हैं, कभी क्लेम का कुछ परसेंट देती हैं, कुछ नहीं देती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल थे। कुछ लोगों ने पूछा भी कि अब तो बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, तो कौन सी लें। तो बस आज इसी पर हम बात करेंगे हमारी फाइनेंशियल एक्सपर्ट स्वाति कुमारी से, और जानेंगे कि कैसे और क्या करें कि हमारी सेहत बिगड़ने पर हम इंश्योरेंस का पूरा लाभ ले सकें। वेलकम स्वाति जी। थैंक यू। कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। और बस आजकल आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। ये सवाल अब औपचारिकता नहीं रह गया है, बल्कि वाकई गंभीर सवाल है कि कैसे हैं आप। जी। आप ठीक हैं? एकदम बढ़िया। अभी तक हम कोवर्जिन हैं। बहुत बढ़िया। तो सब ठीक ठाक बने रहें। लेकिन यदि कभी कोई समस्या हो जाए तो फिर क्या करें, पहले से क्या तैयारी होनी चाहिए। तो सोचा आज इसी पर बात हो जाए। लेकिन परंपरा के मुताबिक सबसे पहले इस हफ्ते की बिजनेस हेडलाइंस और उन पर आपका कमेंट। जी। तो पहली हेडलाइन है कि बजट आने वाला है। अब तो तारीख बहुत पास है और कयासबाजी भी जोरों पर है। मैंने देखा आर्टिकल्स की बाढ़ आ गई है, प्रेडिक्शंस होने लगे हैं, ये होगा वो होगा। तो आप क्या उम्मीद कर रही हैं, बजट में क्या नया हो सकता है? देखिए, नया पुराना तो पता नहीं। हर साल ना नितिन, हम बजट के आसपास बड़े तेज मतलब वो हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप और मैं न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए रहे हैं और आप तो अभी भी हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो Yes. हमारे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता था बजट पहले भी। तो वो कहते आदतन अभी तक वो गया, जैसे ही बजट आने वाला होता है तो मैं क्योंकि अब कहीं से जुड़ी भी नहीं हूँ किसी चैनल से, लेकिन अपने आप मेरा एंटेना खड़ा हो जाता है कि क्या बातें क्या हो रही है बजट को लेके। सो बजट एक बड़ा इवेंट हमारे लिए बना हुआ है। देखिए, आपने सही कहा कि बीते 2 साल में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं जो हमने सोचा भी नहीं था कभी। अब सबसे उसमें ऑफ कोर्स कोविड सबसे बड़ी चीज है, और कोविड की वजह से ही बहुत सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पर इकोनॉमी लड़खड़ाई, आपकी संभली लड़खड़ाई अभी तक संभलने की कोशिश में है। वापस हम प्री कोविड नंबर्स हमारे अभी तक अचीव हुए नहीं है, अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो। कई लोगों की नौकरियां गई हैं, मेडिकल खर्चा सबसे ज्यादा बढ़ा लोगों का, लोग फाइनेंशियली इनसिक्योर फील करते हैं। और साथ ही जब सरकार ने फाइनेंशियल स्टिमुलेशन के लिए जो भी स्टेप उठाए थे, उसकी वजह से हमने देखा कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई में बहुत तेजी आई है। और साथ में ये भी दिख रहा है कि जो कंजम्पशन है उसमें गिरावट आई है। तो अब करना क्या है? करना ये कि भाई ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि लोगों के हाथ में पैसे बढ़े, क्योंकि कंजम्पशन अगर नहीं बढ़ेगा तो ग्रोथ इकोनॉमी में आनी मुश्किल हो जाएगी।
तो और हम लोग हमेशा टैक्स पेयर की नजर से भी बजट को देखते हैं कि भाई क्या हमारे लिए क्या होगा। तो एक चीज जो कई सालों से उम्मीद लगा के हम लोग बैठे हुए हैं कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख का, उसको 3 लाख कर दिया जाए। ये एक एक्सपेक्टेशन बहुत सालों से है और उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार शायद उस पर कुछ कहा जाए, क्योंकि कई सालों से इस लिमिट को 2.5 लाख रखा गया है। तो अब अभी के माहौल में इसको अगर रिवाइज किया जाएगा तो लोगों के हाथ में थोड़े पैसे ज्यादा बचेंगे। एक नई चीज जो हमने देखने को मिली है बीते 2 सालों में है, वो है वर्क फ्रॉम होम। अब सभी लोग घर से काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग इनफैक्ट। और जब आप वर्क फ्रॉम होम अब नया नॉर्म बन गया है, तो उम्मीद ये की जाती है कि कर्मचारियों से कि आप घर पर ही ऑफिस जैसा माहौल बनाए, वैसा ही सेटअप बनाए और फिर काम करें, ताकि एफिशिएंसी आपकी कम ना हो। अब उससे खर्चा बढ़ गया लोगों का, तो एक ये भी डिमांड या एक्सपेक्टेशन क्या है लोगों की, जो वर्क फ्रॉम होम अलाउंस दिया जाए, एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जाए जिसपे टैक्स ना लगे एटलीस्ट। क्रिप्टो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बीते 1-1.5 सालों में, उस पर अभी तक क्लैरिटी आई नहीं है। करीब 20 मिलियन भारतीय निवेश कर रहे हैं क्रिप्टो में और बिलियंस में निवेश किया जा रहा है। तो एक ऐसा अगर ये एसेट क्लास की तरह उभर रहा है या जो भी है, इसका स्टेटस अब बताने का हाई टाइम आ गया है। साथ ही अब जो उस पे टैक्स लगता है कमाई पे, वो कैसे लगेगा। बाकी सारे एसेट में आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दिख जाते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा है इस क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो एक्सपेक्टेशन की कुछ इससे जुड़ी घोषणा की आए, हमारे वित्त मंत्री कुछ कहें इस बारे में। साथ ही बजट 5 राज्यों में चुनाव के पहले आ रहे हैं नितिन, तो हम ये बात कह सकते हैं आई थिंक टू सर्टेन एक्सटेंट अब कॉन्फिडेंस के साथ कि हायर रूरल स्पेंडिंग और फर्टिलाइजर फूड सब्सिडी जो मिलती है, इस तरह की घोषणा ज्यादा की जाएगी, क्योंकि वित्त मंत्री को बैलेंस बनाना पड़ेगा, रूरल डिमांड को बूस्ट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को में इन्वेस्ट करना, दोनों के बीच में। तो देखें इसी के आसपास जितनी भी घोषणाएं होंगी, एक पॉपुलिस्ट बजट की उम्मीद कर सकते हैं हम, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। और आपने सही कहा कि अब जो है एक जो एक्साइटमेंट होता है बजट का, वो लोगों में खत्म होता दिख रहा है, वो पत्रकारों में ज्यादा है, क्योंकि वो एक आदत में है। जी जी। ओके, तो अगली हेडलाइन। टाटा ग्रुप ने थर्सडे को ऑफिशियली एयर इंडिया संभाल लिया है। मैं आपसे समझना चाहता था कि इस चेंज से आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा? एकदम डायरेक्ट चेंज जो हमें देखने को मिलेगा। आपने कभी एयर इंडिया में ट्रैवल किया है? हाँ, 1-2 बार जरूर किया है ना, हम सभी ने किया होगा, राइट। तो आपने जो एक्सपीरियंस था आपका, आप बताएं कैसा रहा? मतलब हमने तो बहुत सारी मीम भी देखी है एयर इंडिया की एयर होस्टेस पे, या फिर बिल्कुल उनका बिल्कुल सरकारी था, मैं सच है बता ना, रहा हूँ, एकदम सरकारी। एग्जैक्टली फर्क पता चलता है। हाँ जी। तो टाटा ग्रुप ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि एयर इंडिया की इमेज, एटीट्यूड, परसेप्शन, इन सब में बदलाव देखने को मिलेगा। तो हम और आप एज अ फ्लायर, हमें क्या देखने को मिल सकता है चेंजेस? आप यूनिफॉर्म से लेकर जो खाना मिलता है फ्लाइट में, फ्लाइट की ऑन टाइम परफॉर्मेंस, ये सब हमें पहले से बेहतर जरूर देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि ऑफिशियली टाटा ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है और करीब 7 दशक के बाद एयर इंडिया वापस टाटा के पास आई है, तो आई एम श्योर टाटा ग्रुप एक्साइटेड होगा और पूरा दमखम लगा देगा इस चीज को, इस एयरलाइन को वापस से एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए, ताकि हम जो पैसे खर्च करते हैं अपने फ्लाइट पे, उसका हम वो प्रॉपर वसूली हो जाए उसकी। और साथ ही एयर इंडिया, टाटा ग्रुप के लिए देखिए अब अच्छी बात क्या होगी, उनके पास ऑलरेडी विस्तारा है, उनके पास एयर एशिया इंडिया है, तो अब इनके पास आ गया एयर इंडिया भी। तो अब ये नंबर्स के लिहाज से अगर देखिए, तो ये इंडिगो के बाद नंबर 2 प्लेयर बन जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात होगी और तगड़ा कंपटीशन इंडिगो और टाटा ग्रुप के बीच में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब इनके पास 1800 इंटरनेशनल लैंडिंग एंड पार्किंग स्लॉट एट डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स इनके पास होगा, 900 स्लॉट मिलेंगे ओवरसीज एयरपोर्ट पे, इन एडिशन टू द 4400 डोमेस्टिक स्लॉट्स। तो इनके पास अब जो फ्लीट है, जो इनका एयरक्राफ्ट का जो पूरा लिस्ट होता है इनके पास, वो काफी बेहतर होगी। और हमें
लगता है गोइंग फॉरवर्ड इंडिगो को बहुत ही टफ कंपटीशन, और एज अ पैसेंजर, एज अ फ्लायर, हम लोग को एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं, मालिक बदलता है तो एक्सपीरियंस बदलता है नहीं हमारा। हम्म। तीसरी हेडलाइन है कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का IPO मार्च तक आ जाएगा और कहा जा रहा है कि देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। जी, इस पर थोड़ा कुछ बताइए, इसके लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि जो हाल आसपास है IPO का और मार्केट का। आईपीओ में निवेश में आपको करना चाहिए या नहीं, इस पे हम बाद में बात करेंगे, मे बी नेक्स्ट वीक जब आईपीओ आने के आसपास। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इवेंट है हमारे लिए, सबसे बड़ी बीमा कंपनी देश की। और पिछले साल बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि डिसइन्वेस्टमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिट के प्राइवेटाइजेशन से करीब 1.75 लाख करोड़ जुटाने की उनकी योजना है। और बहुत बड़ा हिस्सा जो उस 1.75 लाख करोड़ का होगा वो LIC के IPO के जरिए आएगा। तो सरकार करीब 5 से 10% हिस्सेदारी अपनी बेचकर 1 लाख करोड़ जुटाएगी। तो और हम LIC के करीब 250 मिलियन पॉलिसी होल्डर है नितिन, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। और मजे की बात यह है कि इस IPO में उन पॉलिसी होल्डर के लिए 10% का कोटा होगा। साथ ही उन पॉलिसी होल्डर को अगर वो अप्लाई करते हैं तो IPO प्राइस में डिस्काउंट भी मिल सकता है। सो ह्यूज थिंग। और ये था कि थोड़ी अटकलबाजी ये सब चल रही थी कि पता नहीं इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने ये बात कही है कि LIC के विनिवेश की राशि को इसी वित्त वर्ष यानी 2021-22 के बजट में शामिल किया जाएगा। और वो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि 31 मार्च के पहले शेयर बाजार में इसको लिस्ट करवा दिया जाएगा। तो सेबी के पास बहुत जल्दी अनुमति के लिए ड्राफ्ट पेपर्स भेजने की बात कही जा रही है। तो इंटरेस्टिंग है, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट में, कहते हैं ना कि लास्ट लेग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ये लाया जा रहा है। और बाजार का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, जैसा हमने देखा है बीते 5, 8, 10 दिनों में। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, वी हैव टू सी, वेट एंड वॉच करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब कयासबाजी शुरू हुई थी कि आ रहा है तब माहौल कुछ और था, और जब वाकई आ रहा है तब माहौल कुछ और। जी ठीक है, तो अब बात करते हैं मुद्दे की। तो सबसे पहले स्वाति ये बताइए कि हेल्थ इंश्योरेंस किसी के लिए क्यों जरूरी है और ये क्या सबको लेना चाहिए? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी इसलिए है क्योंकि हम जब हॉस्पिटलाइज होते हैं, ऐसे कोई बीमारी होती है ना हमें नितिन, तो हमें अंदाजा नहीं होता है कि हमारा कितना पैसा खर्च होगा। तो हम उसकी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि हम उसकी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं ना, तो जब ऐसी नौबत आती है तो पैसे कहाँ से निकलते हैं, आपकी सेविंग में से या इन्वेस्टमेंट में से। वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो आपने दूसरे फाइनेंशियल लक्ष्य के लिए रखे हुए हैं या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक हॉस्पिटलाइजेशन आपका पूरा गड़बड़, मतलब जितना भी आपने प्लान किया हुआ है वो सबको हिला सकता है। हाँ, और इस मुल्क में तो इलाज वैसे ही बहुत महंगा। और इस मुल्क में अगर आप जाएं हॉस्पिटल में तो आपको एकदम अंदेशा नहीं है कि आप कितना आपको खर्चा करना पड़ेगा। और क्या पता हम कभी एक बीमारी के लिए जाते हैं, मालूम चला कि कुछ और ही बीमारी निकल कर आ गई है ना। तो ऐसे में आपकी उसकी प्लानिंग आप कैसे करें, या तो आप उसके लिए अलग से किटी बनाएं, जो थोड़ा मुश्किल है मिडिल क्लास इंसान के लिए, कि मैं हर बीमारी को ध्यान में रखकर एक किटी बना के चलूं उसके खर्चे के लिए, वो थोड़ा मुश्किल है। तो उसकी प्लानिंग के लिए आपके सामने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। और लास्ट 2 साल में हमने देखा है किस तरीके से पैसे खर्च हुए हैं लोगों के। एक बार हॉस्पिटल में गए तो आपको तो जाने की, मतलब अगर आपके या मेरे परिवार से कोई एडमिट हुआ है कोविड की वजह से, तो आप तो उनको विजिट भी नहीं कर पा रहे, तो आपको कुछ मतलब अंदाजा नहीं कि क्या खर्चा हो रहा है, किस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, और एंड में बिल कितना आ गया। आप सीधे आपके हाथ में बिल आता है, जो आपको लगता है ये तो मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग टाइप में बिल दे दिया है, ये पैसे कहाँ से आएंगे। इस तरह की अनसर्टेनिटी या फिर इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए, अपने आप को भी बचाने के और आपका अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, आई गेस अगर आपकी कुव्वत है, अगर आप प्रीमियम दे सकते हैं, तो प्लीज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लीजिए, सबके लिए मस्ट है। ओके, और इसमें कवर क्या क्या होता है? मतलब बहुत सारी चीजें, ये नहीं होता, वो नहीं होता। हाँ, इसमें देखिए हम ये भी बोल दें कि आई थिंक
इंश्योरेंस पॉलिसी में ये के अंदर जो ये हेल्थ इंश्योरेंस आता है, जो जरूरी तो बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नितिन, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट होता है। इसको समझना, इसके लिए आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ किसी के कहने पे लेंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप वर्डिंग्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या कवर होता है। तो मोटे तौर पे इसमें आपको वो कवर देते हैं अगर आप 24 घंटे से ज्यादा के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं और उसका जो मेडिकल खर्चा होता है, इंश्योरेंस की भाषा में इसे इन पेशेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा देती है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले 60 दिनों तक के मेडिकल खर्च की बात कही जाती है यहाँ पे। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 90 दिन तक के मेडिकल खर्च। अभी बहुत सारी पॉलिसीज आपको डे केयर प्रोसीजर, मतलब पहले कुछ ऐसी बीमारियां थी जिसका ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन लगते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो वो 1 दिन में ही आपका हो जाता है सर्जरी, कुछ करवाना रहा तो उस तरह के भी कई चीजों को कवर किया जाता है, इसको डे केयर प्रोसीजर कहते हैं। साथ ही एम्बुलेंस कवर दे दिया कि अगर आप एम्बुलेंस के जरिए अपने किसी पेशेंट को ले जाया जा रहा है तो उसके लिए जितनी रकम जाएगी वो भी तय कर दी जाती है कि किसी में 2000 होगा, किसी में 3000 होगा, किसी में 5000 होगा। इस तरीके से एम्बुलेंस कवर मिलता है। तो मोटे तौर पे अगर आप किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और जो खर्चा आता है उस चीज को कवर किया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर तो करते हैं, लेकिन जैसा हम अभी बात कर भी रहे थे, ये बहुत तरह की होती हैं और अब तो इतनी स्कीम्स आ गई हैं कि आप खुद ही कह रही हैं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के आप देखिए कौन सी ठीक है। लेकिन फिर भी एक मिडिल क्लास आदमी के लिए ये काफी मुश्किल तो है अब कि वो क्या चुने और क्या छोड़ दे। हाँ, क्योंकि कवर क्या क्या नहीं होता है ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। ये कवर ये होता है, मोटे तौर पे दिख गया आपको, लेकिन क्या क्या कवर नहीं होता है ये भी बहुत साफ साफ लिखती है इंश्योरेंस कंपनियां अपने पॉलिसी वर्डिंग्स में। मैं ब्रोशर की बात नहीं कर रही, प्रॉपर पॉलिसी वर्डिंग्स की बात कर रही हूँ। वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई सेल्फ इंजरी की है या सुसाइड की कोशिश की है और बच गए, उसके बाद हॉस्पिटलाइज हो गए, तो उसके खर्चे कवर नहीं होंगे। बहुतों को शौक होता है एडवेंचर स्पोर्ट्स का, जैसे कि पैरा जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, मोटर रेसिंग, राफ्टिंग। उससे अगर आपने उसमें अगर आपकी कोई तकलीफ हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया उस करते वक्त और तब आप हॉस्पिटलाइज हुए तो वो नहीं कवर किया जाएगा। कोई भी आदत, जैसे शराब की आदत है, ड्रग की आदत है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है, नशा मुक्ति केंद्र में जो बेसिक ट्रीटमेंट का खर्चा होता है वो कवर नहीं होगा। फिर वजन कम करवाने के लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसके कवर के लिए कुछ शर्तें होती हैं, अगर आप वो शर्त पूरी नहीं करेंगे तो कवर नहीं होगा। तो इस तरह की एक अच्छी खासी एक्सक्लूजन लिस्ट होती है जिसको पढ़िएगा तो आपको, ये मैंने मोटे तौर पे बता दिया है, इसमें और भी कुछ चीजें वो ऐड कर देंगे, तो आपको वो पढ़ के लिस्ट देख लेनी होगी क्या क्या चीजें वो कवर नहीं करता, ताकि बाद में आपको झटका ना लगे। और वो भी है कि आपकी उम्र के हिसाब से ही चीजें तय होती हैं। जैसे कम उम्र का है कोई, उसको कम हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो कंपनियां उन्हें मतलब जल्दी ग्राहक बनाने के लिए उतावली होती हैं। हाँ हाँ, सही बात है कि कम उम्र में इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली क्या कर रही है, वो आपका एक रिस्क अपने सर पे ले रही है, राइट। तो वो रिस्क ले रही, तो वो भी चाहती है ना कि जानने की भाई आपकी सेहत कैसी है। तो कम उम्र में अमूमन हमें बीमारियां कम हुई रहती है, करेक्ट, और कम उम्र में लेने के फायदे भी होते हैं अपने। तो सही है उनके लिए इंश्योरेंस कंपनी तो सभी को अप्रोच करती है, उनके लिए तो सभी कस्टमर है, क्लाइंट है, लेकिन एक पॉलिसी खरीदने वाले के लिहाज से आप अगर कम उम्र में लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो इसके लिए क्या करें कि भाई हमारा प्रीमियम कम हो, चीजें कवर ज्यादा हो, क्या कैसे ढूंढें ऐसी पॉलिसी? देखिए इसमें ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, आप अगर नॉर्मल चाहेंगे 15 लाख या 20 लाख का कवर लेने जाएंगे ना तो बड़ा महंगा पड़ेगा प्रीमियम उसका, ठीक है। अमूमन जो लोग लेते हैं 3 से 5 लाख का कवर ले लेते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा कवर चाहते हैं तो उसके लिए क्या किया इंश्योरेंस कंपनियों ने, उन्होंने एक टॉपअप और सुपर टॉपअप नाम की चीज निकाली है, ठीक है। टॉपअप अब अमूमन नहीं रहता, मोस्टली सुपर टॉपअप ही दिखता है बाजार में। ये इनका काम होता है हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना, वो भी कम प्रीमियम में। बेसिकली एक्सटेंशन होता है, जैसे आपने एक पॉलिसी ले ली जिसका कवर 5 लाख है, ये आपकी बेस पॉलिसी हो जाएगी, ठीक है जी।
और आप इसके अलावा एक सुपर टॉपअप ले लेंगे 15 लाख का, 20 लाख का, जो आपके बेस पॉलिसी के प्रीमियम से आधे में भी आपको मिल जाता है आराम से। अच्छा, ठीक है, तो आपके पास टोटल कवर जो हो जाएगा 5 + 15 20 लाख का। ये तो एक फोन लेकिन रिचार्ज की तरह हो गया, डेटा रिचार्ज। जैसे कि हमारे पास बेसिक प्लान है और हम कभी चाहते हैं उसमें एक्स्ट्रा हो तो हमने थोड़ा पैसे देके एक्स्ट्रा करा लिया, ऐसा। हाँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन यहाँ पे शर्त है कि भाई ये शुरू जो सुपर टॉपअप हम लेते हैं 15 लाख का अलग से, वो तभी किक इन करेगा या एक्टिवेट होगा जब बेस पॉलिसी का अमाउंट खत्म हो जाता है। इसको हम लोग डिडक्टिबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 5 लाख की पॉलिसी ले ली है, जो बेस पॉलिसी है 5 लाख कवर के लिए, सुपर टॉपअप लेने जाएंगे तो आप बोलते हैं कि ये तब एक्टिवेट होगा जब बेस पॉलिसी या कोई रकम आप तय कर लीजिए, 3 लाख या 5 लाख डिडक्टिबल आपने फिक्स कर दिया। मतलब ये आपका जो खर्चा है वो 3 या 5 लाख जो आपने तय किया है वो क्रॉस करेगा, तभी आपका सुपर टॉपअप एक्टिवेट होगा। तब होगा। अगर आपका खर्चा 3 से कम है, या जो भी आपने डिडक्टिबल वर्ड उसके लिए यूज करते हैं ना, तो डिडक्टिबल जब तक टच नहीं करेगा तब तक सुपर टॉपअप एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। डिडक्टिबल आप अमूमन बेस पॉलिसी का जो कवर होता है उतना ही रखा जाता है, और इसलिए ये मत समझिए कि आपने अगर, और इसमें भी बहुत सारी फाइनल पॉइंट्स होती है नितिन, जो शायद आधे घंटे या 20 मिनट में समझाना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है लोगों के लिए, मेरे लिए भी और लोगों के समझने के लिए भी। वो तो जो ये मतलब जो बेच रहा हो पहले उसे बैठाएं, पानी पिलाएं, खुद भी पिएं और आराम से। नहीं, वो भी शायद ना समझा पाए ढंग से। मैं इसलिए बहुत ही सिंपल शब्दों में, कम शब्दों में कोशिश करती हूँ समझाने की। ओके। सुपर टॉपअप में डिडक्टिबल जो होता है वो सालाना बेसिस पर कैलकुलेट होता है। मतलब अगर सुपर टॉपअप से क्लेम जाना है तो हॉस्पिटल के खर्चे को डिडक्टिबल अमाउंट से अधिक उसी साल में होना है। मतलब मान लीजिए कि मैंने इस साल या पिछले साल 2 पॉलिसी ली है, एक बेस पॉलिसी 5 लाख की और उसके ऊपर मेरा सुपर टॉपअप है 15 लाख का। मैं 2 बार जाती हूँ हॉस्पिटल, ठीक है। 2 बार गई, मेरा पहली बार क्लेम आया 3 लाख का, वो जाएगा बेस पॉलिसी से जी। दूसरी बार गई तो मेरा क्लेम आता है फिर से 3 लाख का, तो 2 लाख जाएगा बेस पॉलिसी से, 1 लाख जाएगा सुपर टॉपअप से, क्योंकि 5 लाख का जो डिडक्टिबल है वो टच हो गया यहाँ पर एक ही साल में। लेकिन अगर आपका एक साल, मान लीजिए इस साल आपका 5 लाख टच हुआ है या 4 लाख खर्चा हुआ, और अगले फाइनेंशियल ईयर में या अगले पॉलिसी ईयर में आपका फिर से क्लेम आता है जो मान लीजिए कि 3 लाख का आता है, तो आप कहते हैं कि मेरे पास तो टॉपअप है ना, मैं उससे निकलवा लूंगा। तो वहां पे टॉपअप एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि आपका एक ही साल में 5 लाख टच नहीं हुआ है। तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि सुपर टॉपअप और बेस पॉलिसी कोशिश करें कि एक ही टाइम पे ले, आगे पीछे थोड़ा कर सकते हैं 1 हफ्ते का, लेकिन उसको 2-3 महीने के गैप पे मत लिया करें। दोनों पॉलिसी का स्टार्ट डेट जो है ना वो सेम रहेगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, ठीक है। एक चीज और है, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि भाई हम नौकरी करते हैं और हमें तो ऑफिस की तरफ से मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, तो फिर अलग से लेने की भी कोई जरूरत है क्या इसमें? देखिए, ऑफिस से हम लोग को भी मिलता था, जब हम लोग थे ऑफिस में काम करते थे तो हमें भी मिला हुआ था। लेकिन तभी मुझे एक बहुत, जितने भी प्लानर उस वक्त जिनसे मेरी बात होती थी वो कहते थे कि आज इस नौकरी में हो, कल को नहीं रही तो क्या, फिर तो खत्म हो जाएगा ना कवर आपका। वो तो है। फिर आप क्या करेंगे? अब मैंने 26 या 24 साल की उम्र में नौकरी शुरू करी, मुझे कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट भी दे दिया। मैंने मान लीजिए कि 32 या 33 साल में नौकरी छोड़ दी और मैंने ब्रेक ले लिया 2-3 साल का। अब मेरे पास कोई कवर नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस का, नौकरी छोड़ी, कवर गया। इसके बाद अब अगर आप 26 साल में अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते तो आपको ज्यादा कवर के लिए कम प्रीमियम देना पड़ता। वही अब मैं 33 या 34 साल में लेने जाऊंगी तो मुझे उतने ही कवर के लिए ज्यादा प्रीमियम अदा करना पड़ेगा। ओके। तो
बहुत, और जिस तरीके से छटनियां हो, मतलब एक बार दौर आता है ना छटनियों का, सुनते हैं खबर में कि इस नौकरी से, इस सेक्टर से इतने लोग नौकरी से निकाल दिए गए। हमारे मीडिया सेक्टर में भी कितनी दफा मेरे सामने मेरी पुरानी कंपनी में 2 बार लोग निकाले गए थे, राइट। तो ये सब चीजें बताकर तो आती नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर या कहीं भी नौकरी कर भी रहे हैं और कंपनी ने आपको दिया हुआ है, तो भी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अलग से इंडिपेंडेंट एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेके रखिए। ओके। अच्छा, कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, इस पर हम बहुत बार खबरें भी देखते हैं बनते हुए, और बड़ी निराशा होती है जानकर कि हमने इतना पैसा भी अदा किया और रिजेक्ट हो गया। तो ये किन स्थितियों में होता है? देखिए, कंपनियां ना पहले ये देखती हैं कि क्लेम ना कैसे दिया जाए। ठीक है, ये एकदम सही बात है। इंश्योरेंस कंपनियां पहले ये देखती हैं कि भाई कैसे क्लेम को रिजेक्ट किया जाए या फिर कम से कम दिया जाए, उसके बाद वो फिर पैसे निकालती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हेल्थ इंश्योरेंस में 3 तरह का वेटिंग पीरियड होता है। ठीक है, पहला उनका होता है 30 दिन का वेटिंग पीरियड सभी तरह की बीमारियों पर। अगर पॉलिसी लेने की 30 दिन के भीतर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा या हो गए, तो क्लेम करने का फायदा नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपको मिलेगा ही नहीं, कवर ही नहीं होता। लेकिन अगर हॉस्पिटलाइजेशन किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, तो क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। ओके। अच्छा। अब सेकंड तो वेटिंग पीरियड जो होता है वो है कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के लिए। उसके लिए ज्यादातर कंपनियां 24 महीने का वेटिंग पीरियड रखती हैं। जैसे साइनस के लिए कुछ ट्रीटमेंट हुआ है, टॉन्सिल का कुछ करता है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, कैटरैक्ट है, इसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है। वर्डिंग्स में लिखा रहता है कहाँ पर 24 महीने के वेटिंग पीरियड वाले बीमारियों का नाम। तो अगर आपने 24 महीने के अंदर ही कोई जो लिस्ट की बीमारियां हैं उसका अगर ट्रीटमेंट लिया है हॉस्पिटल जाके, तो फिर वहां पे क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जरूरी है पॉलिसी वर्डिंग में वो लिस्ट को एक बार सही तरीके से देख लेना। अब आती है बारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की, जिसको पीईडी कहते हैं इंश्योरेंस की भाषा में। ठीक है, अब इसके लिए 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। पीईडी का मतलब है वो बीमारी जो पॉलिसी लेने से 48 महीने के भीतर या तो डायग्नोज हुई है या फिर उसका ट्रीटमेंट चला। तो अगर पीईडी की भी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, कौन कौन सी बीमारियां पीईडी के लिस्ट में आती हैं, वो भी लिखा हुआ रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपने पॉलिसी ली, आपने जिक्र किया हुआ है कि ये मुझे बीमारी पिछले 48 महीने में हुई थी और ट्रीटमेंट चला था, जो भी है आपने लिस्ट दे दी है अपनी, अगर उसी बीमारी के लिए आप जा रहे हैं फिर से कोई ट्रीटमेंट लेने, तो वो आपका क्लेम वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको वो भी ध्यान देना है कि वेटिंग पीरियड में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, आप उसको देख लीजिए। अच्छा, कुछ पॉलिसीज में ना आपको रूम रेंट लिमिट मिलता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कहती कि आप किसी भी रूम में एडमिट हो जाइए, हम सब कवर कर लेंगे। वो लोग कहती है कि भाई जैसे 3 लाख की पॉलिसी कवर है, रूम रेंट लिमिट 1% लगा देंगी, मतलब 3,000। अब आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, जब कोई बीमारी ऐसी आती है अचानक नितिन, तो हम लोग वहां जाके जैसे ही तो हॉस्पिटल को मालूम होता है ना कि आपके पास इंश्योरेंस है, तो वो वैसे भी प्राइसी, मतलब हर चीज के दाम बढ़ा देंगे आपके लिए। ठीक है, उनके पास अगर 3,000 का रूम होगा भी तो बोलेंगे 6,000 का रूम खाली है। तो आप उस टाइम पे मरता क्या ना करते वाली हालत में होते हैं ना, आप बैठ के नेगोशिएट नहीं करते। तो आप 6,000 का रूम ले लेंगे, 3 दिन रहना पड़ा, तो लिमिट के मुताबिक आपको 3,000 ही देना, मतलब 9,000 होता है, लेकिन आपका एक्चुअल खर्च तो ज्यादा हो गया, बिल्कुल 6,003। कंपनियां भैया 9,000 ही देंगी, उसके ऊपर का पैसा नहीं देंगी वो। और जैसे ही आप 3,000 के ऊपर वाला रूम लेते हैं, तो मेडिकल कॉस्ट कुछ जो होती हैं वो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है, वो वैसे भी बढ़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और वो क्या करती हैं कंपनियां, बोले हम तो 3,000 का ही दे रहे थे ना रूम लिमिट, तो उसके हिसाब से जितना खर्चा होगा, कॉस्ट आएगा ना, हम उतना ही देंगे, तो बढ़ा हुआ खर्चा भी हम नहीं देंगे। तो वहां पे भी रिजेक्ट नहीं होता है पूरा, लेकिन आपको अगर 50,000 का खर्चा आता है तो शायद आपको 25,000 ही दे कंपनी। एक चीज और होती है जो बहुत ही फनी है, सुन के लगता है कि यार ये सब चीजें होती है, किसी कोई बताता ही नहीं है। उसको कहते हैं रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज। इसके नाम पर कई बार क्लेम की रकम पूरी नहीं मिलती है। मान लीजिए कि आप मुंबई में रहते हैं, मेरी तबीयत खराब हुई, मैं चली गई हिंदुजा हॉस्पिटल में, मैंने एक सर्जरी करवा ली, पूरा खर्चा आया 50,000। क्लेम के लिए प्रोसेस शुरू किया, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम तो 40,000 ही देंगे।
क्यों देंगे, वजह बताएंगे, यही रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज को। ये क्या भला है, मतलब कोई नियम कानून कायदा तो है नहीं जो बताता है कि हॉस्पिटल में किसी बीमारी के लिए इतना ही पैसा लगना चाहिए, ये कोई नहीं बता सकता। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है ना कि एक बीमारी की सर्जरी उसी एरिया के बाकी हॉस्पिटल में कितने में हो रही है। अच्छा, किसी ने कहा अगर उनका निकलता है उनके पूरे रिसर्च में 30,000, तो मैंने भले ही 50 पे किए हों, मुझे 30 ही मिलेगा। अच्छा, तो इस तरह की चीजें बहुत होती है, इसलिए बहुत जरूरी है एक तो आप फाइनल पॉइंट्स को पढ़िए, और दूसरी बात कि आप जब भी पॉलिसी ले रहे होते हैं तो कोई जानकारी अपने बारे में छुपाइए मत जो आपकी हेल्थ से जुड़ी, क्योंकि कुछ भी कहीं पर भी कंपनियां ये कह सकती हैं कि आपने ये छिपाई थी इसलिए हम आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये ज्यादा बुरा है कि बाद में प्रॉब्लम हो, आप पहले बता दें तो उस हिसाब से तैयारी भी करेंगे। एग्जैक्टली, भले ही प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाए शायद आपका, लेकिन एटलीस्ट झटके नहीं लगेंगे बाद में आपको। बिल्कुल। अच्छा, ये को पेमेंट का भी ऑप्शन होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, ये होता क्या है को पेमेंट? देखिए, को पेमेंट ये होता है कि भाई 100 रुपए का खर्चा आया, 20 तुम भरो, 80 मैं दूंगा। अच्छा, वो जो आपने कहा, तो ये को पेमेंट हो गया। सो बेसिकली जब आप अपने पेरेंट्स के लिए, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए जब लेने जाएंगे ना, तो उनको इंश्योरेंस, उनके लिए हालांकि प्लान्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 50-60 के बाद एनी विच वे रिस्क इस बात का ज्यादा होता है कि बीमारियां अब होंगी, राइट? बिल्कुल। तो अब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, कवर तो मिल जाएगा, प्रीमियम भी हम चलो कर लेंगे। जैसे आप बोलते हैं कि मैं 30% या 20% खर्चा जो आएगा वो मैं अपनी पॉकेट से दूंगा, 60%, 50% कंपनी देगी, तो वैसा जब आप ये को पेमेंट वाला सिस्टम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्लॉज, तो आपका प्रीमियम कम हो जाता है, क्योंकि रिस्क भी कम हो गया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। बिल्कुल। तो यही क्लॉज होता है को पेमेंट का। तो ये बेसिकली सीनियर सिटीजन के केस में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वैसे मेरे पास एक और सवाल था, लेकिन उसका जवाब शायद आपने दे ही दिया कि सबसे सही वक्त क्या है इंश्योरेंस लेने का। तो मेरा ख्याल आप कहेंगे कि तुरंत जितनी जल्दी लेंगे उतना बेहतर है। कम उम्र, फायदा समझ लीजिए, कम उम्र लेने से आपको पीईडी की संभावना कम होती है, यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की संभावना कम होती है। तो सभी का कवर जो होता है फर्स्ट डे से चालू हो जाएगा आपके लिए। और एक बात ये कि आप अगर आप ले रहे हैं हेल्थ पॉलिसी, तो आपको ध्यान रखना है कि आज के लिए तो नहीं ले रहे हैं, आप फ्यूचर के लिए ले रहे हैं। बिल्कुल। और मेडिकल कॉस्ट जिस तरीके से बढ़ा है बीते 10, 15, 20 सालों में, उसका अंदाजा हमें है ना? तो जब कवर लेने जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि आप आज को सोच के कवर डिसाइड मत कीजिए कि अरे 3 लाख तो बहुत होगा मुझे लगता है। नहीं, आप आज 25, 30, 35 के ब्रैकेट में है जहां बीमारियां नहीं है, आपको एक्चुअली इस कवर की जरूरत अगले 10 साल में पड़ेगी या 15 साल के बाद पड़ेगी। तो उसके हिसाब से आप कवर तय कीजिए ताकि बाद में आपको झटका ना लगे। बाद में कवर बढ़ाने का ऑप्शन होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन उसके साथ के टर्म्स कंडीशन फिर नए लागू हो जाएंगे, वेटिंग पीरियड नया लागू हो जाएगा, तो आप उसको अवॉइड करिए। और कम कवर लेने पे रूम रेंट कैपिंग अमूमन देखी जाती है कि कंपनियां लगा देती हैं। ऐसी पॉलिसी चुने जो सभी डे केयर प्रोसीजर कवर करती है, और बिना को पेमेंट वाली पॉलिसी लेने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा बेहतर है। ठीक है स्वाति जी, हाँ जी ना जी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। तो पहला हाँ जी मैं चाहूंगा बताएं कि भाई आपको तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। हाँ जी, आप लोग तो जरूर लीजिए। वो कौन से लोग हैं जिन्हें आप ये सलाह देंगे? सभी लोगों को अमूमन लेना चाहिए जो भी कमा रहे हैं, और अब उनको लगता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है घर की। मतलब आप मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो बच्चे बीमार ज्यादा पड़ते हैं, फिर बीच में प्रेगनेंसी वगैरह, अगर आपने फैमिली प्लानिंग की है तो उस टाइम पे आपको खर्चा देना होगा। अगर आप पहले से प्लान करेंगे तो वो भी कवर हो जाता है कई सारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो आपको लेना सभी को अमूमन चाहिए ताकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी जगह पे इंटैक्ट रहे, उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। किसे नहीं लेना चाहिए? अगर आपकी ऑलरेडी आप उस लाइफ के उस फेज में आ गए हैं नितिन, जहां पर आपको 2-4 बीमारियां हो गई हैं, आपने उसका ट्रीटमेंट ले लिया है, आपको पता है कि वो अगर अब पॉलिसी लेने जाएंगे तो कवर भी कम मिले शायद,
प्रीमियम भी बहुत ज्यादा देना पड़े और उसके लिए उस बीमारियों के कवर के लिए वेटिंग पीरियड भी आपको शायद कई दफा लगा दे, मतलब होगा ही होगा, इनफैक्ट 4 साल का, 3 साल का। तो वैसे केस में आई गेस और एक तो ये केस, और सेकंड वैसा जहां पे आप पेरेंट्स के लिए ढूंढने जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो पेरेंट्स के लिए बहुत सारे और टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देती हैं जहां भी आपकी उम्र 50-60 साल से ऊपर अगर पॉलिसी होल्डर की होती है तो इन दोनों केस में मुझे लगता है कि आप अपना सेपरेट किटी बना लें तो ज्यादा बेहतर होगा, अपने मेडिकल किटी के नाम से उसको, और वहां पर हर महीने कंट्रीब्यूट करे पैसा और वो अपनी मेडिकल इमरजेंसी के लिए काम है। वैसे अगर बहुत ज्यादा पहले से बीमारियां हो चुकी हैं, सीरियस गंभीर बीमारियां हो गई हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस या तो आपको पॉलिसी, कंपनियां तो आपको पॉलिसी देंगी ही नहीं, देंगी भी तो बहुत सारे कंडीशंस के साथ देंगी, तो वैसे हालत में आप अवॉइड करे लेना। तो बाकी फिर नाजी तो कोई बनता ही नहीं कि भाई इन्हें नहीं तो लगा। नाजी वही, मतलब जिनको ऑलरेडी बीमारियां हो गई है वो ना बस वही है, वो रहने दीजिए फिर आप। बिल्कुल जी, ठीक है स्वाति जी, और आपने तो खैर काफी सारे जवाब दिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि यदि किसी के सवाल रह गए हों तो हमें radio@aajtak.com पर लिखकर जरूर भेजें, और अगर व्हाट्सएप करना है तो 9953332303 पर भी लिखकर भेज सकते हैं। स्वाति से हमारी फिर बात होगी तो हम इन सवालों का जवाब उनसे जरूर लेंगे। लेकिन अब आखिरी सेगमेंट यानी कि क्लोजिंग बेल। तो बताइए मैम, क्या बड़ी हलचल है बजट के अलावा? देख, सबसे पहले तो बजट ही है। सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 31 जनवरी को ही इकोनॉमिक सर्वे भी पेश होगा, तो वो तो सबसे बड़ा एक, उस दिन बाजार में एक अच्छी खासी उठापटक देखने को मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ये क्या अनाउंसमेंट होते हैं। इसके अलावा देखिए, मंडे को यानी 31 जैन को रिजल्ट सीजन चल रहा है, अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं कंपनियों के, तो उसमें बीपीसीएल, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, आईओसी, यूपीएल, ये सब रिजल्ट आने वाले हैं, तो उस पर देखिए, नजर रखिएगा आप। और बाजार में और कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है इस वक्त मुझे दिख रहा है बजट के अलावा, नितिन, इस वक्त जो एक्चुअली जिस पे हमें नजर रखनी। रिजल्ट तो खैर सबके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ, उससे शेयर मार्केट में आपको थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिलती है। चाइना मार्केट क्लोज रहेंगे, मतलब बंद रहेंगे, स्प्रिंग फेस्टिवल है। सिंगापुर और हांगकांग में भी चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, तो वो भी बंद रहेगा मंडे को। तो बाहर के जो विदेशी बाजारों के संकेत है वो हमें नहीं मिलेंगे, तो हमारे बाजार एटलीस्ट जो भी मूवमेंट हमारे बाजार में होगी अगले हफ्ते में, एटलीस्ट मंडे को, वो सिर्फ इंटरनल हमारे ही कारणों से, हाँ, देसी कारणों से ही होंगे, विदेशी कारणों से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी आपका। थैंक यू सो मच नितिन फॉर हैविंग मी। और स्वाति ने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं, कब लेना चाहिए और किस तरह से आपको लेना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। और स्वाति जो है उनका अपना YouTube चैनल भी है जिसका नाम है बी वेल्दी, और यहाँ वो उन सभी मुश्किल सवालों का सरल भाषा में जवाब देती हैं जो आपके रुपये पैसों से जुड़े हैं। और प्लीज जैसा भी आपको ये पॉडकास्ट लगा हो बताइएगा जरूर। मैंने बताया कि हमारा मेल आईडी क्या है, radio@aajtak.com, और व्हाट्सएप नंबर भी बताया है कि 9953332303 है। तो बताइएगा कैसा लगा। और इस शो के प्रोड्यूसर हैं रोहित त्रिपाठी और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मुझे और स्वाति को इजाजत दीजिए, अगले शनिवार फिर हाजिर होंगे मनी मैनेजर में। बहुत ख्याल रखिए अपना और सुनते रहिए आज तक रेडियो।